जय भीम साथियों हाजिर हूं एक बार फिर से आपके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। साथियों, आज मैं जो आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूं, लिख पा रहा हूं, अपनी बात को आप तक बेबाकी से पहुंचा पा रहा हूं, उसके पीछे एक ऐसे महानायक का हाथ है जिसके बारे में पूरा विश्व चर्चा करता है, जिसकी काबिलियत का डंका यूनाइटेड नेशन से लेकर यूनेस्को तक, अमेरिका से लेकर अर्मानिया तक बज रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो उस महान व्यक्तित्व के बारे में है जिसकी शख्सियत को मात्र कुछ पन्नों में नहीं समेटा जा सकता। दोस्तों, अभी तक आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न, दलित समाज उद्धारक, 4 PhD डिग्री धारक, 9 भाषाओं के ज्ञाता, विश्व के सबसे बड़े और खूबसूरत संविधान को उसकी शक्ल देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की। दोस्तों, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन अछूतों को उनका हक दिलाने में लगा दिया। दोस्तों, आज जब मैं बाबा साहब के संघर्षों के बारे में पढ़ता और सुनता हूँ तो मन विचलित सा हो जाता है कि कैसे कोई इतना विरोध और तिरस्कार झेलकर भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकता है। पर बाबा साहब ने अपने आत्मविश्वास को न सिर्फ बचाया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी परिपाटी तैयार कर दी जिसकी वजह से आज हर क्षेत्र में बहुजनों की तूती बोल रही है। अब दोस्तों, मैं आज की कहानी के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, बाबा साहब ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को एक किताब जिसका नाम वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखा और बताया कि किस तरह से एक अबोध बालक जो जातिवाद से एकदम अनजान था, उसे जातिवाद का दंश झेलना पड़ा। और इन घटनाओं ने बाबा साहब के बाल मन पर ऐसे निशान छोड़े मानो जैसे कोमल शरीर पर किसी ने लोहे की तपती सलाख रख दी हो। दोस्तों, इसी किताब की एक घटना की कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक तो अभी के अभी कर दें और दोस्तों और परिचितों के साथ साझा भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, आज हम उस घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं जिसने बाबा साहब के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। बाबा साहब देश विदेश में आज भी बहुत प्रख्यात हैं। उन्होंने जिन विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की वहां आज भी उनकी आत्मकथा पढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारत में अपने ही लोगों ने बाबा साहब को जीते जी वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। एक दिन बाबा साहब के साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। बाबा साहब के मन को ठेस पहुंचा देने वाली उस घटना को सुनाते हुए उनकी आंखें नम सी हो गईं, गला रूंध गया। बाबा साहब अपनी पत्नी रमाबाई से कहते हैं, जिस भारत देश में मेरा जन्म हुआ, मैं पला बढ़ा, विदेशों में जाकर अपने देश को गौरवान्वित किया, आज उसी देश के लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने सोचा न था। यह जातिवाद की कैसी बेड़ियां हैं जिसने इंसान से इंसान होने का हक छीन लिया है। लोग मुझे छूना भी अपनी तौहीन समझ रहे हैं और विदेशों में परायों ने मुझे अपनी आंखों पर बिठाए रखा। मेरे अंदर से यह भाव गायब ही हो गया था कि मैं एक अछूत हूँ, पर आज मेरे ही देशवासियों ने मुझे यह याद दिला दिया। बाबा साहब ने अपने साथ बीती उस घटना का जिक्र किया जब वे विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर भारत लौट रहे थे। वह उस समय महाराष्ट्र के सतारा में रहा करते थे। वे काफी सालों बाद भारत लौटे थे। बाबा साहेब जब सतारा स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें एक टांगे वाला दिखाई पड़ा। सूट बूट और टाई लगाए बाबा साहब ने घर जाने के लिए टांगे वाले को आवाज लगाई और कहा, अरे टांगे वाले भाई, गांव चलोगे क्या? सूट बूट पहने और हाथों में बड़े बड़े सूटकेस लिए देख उन्हें टांगे वाले ने झटके से कहा, हाँ हाँ साहेब, जरूर चलूंगा। बाबा साहब का गांव स्टेशन से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। गांव जाने के लिए 4 पैसों में बात तय हो गई थी। बाबा साहब भी दोनों सूटकेस टांगे में रखकर बैठ गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद बातों बातों में टांगे वाले ने बाबा साहब से पूछा, साहब आप किस जाति से हो? बाबा साहब कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने सच बताते हुए टांगे वाले से कहा, मैं अस्पृश्य जाति से हूँ, यानी मैं महार हूँ। यह सुनकर
टांगे वाले ने हंसते हुए और आश्चर्य के साथ बाबा साहेब से कहा, क्या साहेब मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे सूट बूट पहने भला कोई महार कैसे हो सकता है? बाबा साहेब बोले, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में महार जाति से हूँ। बस इतना सुनते ही टांगे वाले ने झट से टांगे को वहीं किनारे पर रोक दिया। टांगे वाला यह सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, ओहो, यह क्या हो गया? उतरो उतरो, जल्दी से मेरी गाड़ी से उतरो। सूट बूट पहने देखकर मैं तो धोखा ही खा गया। वैसे तो बाबा साहब की शिक्षा और विचारों के समक्ष अच्छे अच्छों की कोई औकात नहीं थी। विदेशों से पढ़े अनगिनत डिग्रीधारी संविधान निर्माता बाबा साहेब उस समय सब देख मौन से पड़ गए थे। सारा खेल जाति का था, जहां उनको अपनी सारी शिक्षा और मेहनत फीकी दिखाई दे रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि टांगे वाला बाबा साहेब से एक पायदान ऊंची जाति से था। यह वही जाति है जिसके लिए बाबा साहेब अकेले ही पूरी सरकार से भिड़ गए थे। उस समय कांग्रेस सरकार द्वारा इस जाति को आरक्षण नहीं दिए जाने पर वह बाबा साहेब ही थे जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब सब पीड़ा को सहने के बाद भी उनके हक के लिए हमेशा खड़े रहे। अब वही टांगे वाले ने बाबा साहेब को टांगे से उतार दिया और ऊंचे स्वर में बोला, हे भगवान, मेरी गाड़ी को अपवित्र कर दिया। अब मुझे इसे गंगाजल और गौमूत्र से पवित्र करना पड़ेगा। यह सब देख बाबा साहब काफी निराश हो गए। तभी उन्होंने विनती करते हुए टांगे वाले से कहा, भाई, मेरा कसूर बस इतना है कि मैं छोटी जाति से हूँ, इसलिए तुम अब मुझे अपने टांगे में नहीं बिठाओगे? टांगे वाला गुस्से वाले स्वर में बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। ऐसा करो, पैदल चले जाओ। शाम ढल चुकी थी, जल्द ही अंधेरा होने वाला था। गांव अभी लगभग 3 किलोमीटर दूर था। साथ में बड़े बड़े सूटकेस लेकर इतनी दूर का सफर करना संभव नहीं लग रहा था। मजबूरन बाबा साहेब ने टांगे वाले से कहा, सुनो भाई, जरा मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दूंगा, पर मुझे मेरे घर छोड़ दो। रास्ता काफी जटिल है और रात भी होने वाली है। 2 गुने पैसे के लालच में अब घोड़ा गाड़ी वाले का मन बदल गया और वह बाबा साहब को गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गया। टांगा चलाने से पहले टांगे वाले ने कहा, देखो, मैं आपको गांव तो छोड़ दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। बाबा साहब बोले, अब कैसी शर्त? मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दे तो रहा हूँ। टांगे वाले ने कहा, 2 गुना पैसे तो मैं लूंगा ही, पर मैं तुमसे जाति में बड़ा हूं तो टांगा मैं नहीं चलाऊंगा। बाबा साहेब बोले, टांगे वाले भाई, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? टांगे वाला बोला, यहां से टांगा तुम चला कर ले जाओगे और मैं टांगे के पीछे बैठूंगा। मजबूरन बाबा साहब ने उसकी यह शर्त मान ली। शर्त अनुसार अब टांगे वाला पीछे बैठा था और बाबा साहेब टांगा हाँक रहे थे। उनको किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना था। जातिवाद की बेड़ियों में बंधे वह यह सब देख काफी निराश हो चुके थे। बाबा साहब को टांगा गाड़ी चलाने का कोई अनुभव नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद ही टांगे का एक पहिया गड्ढे में जा फंसा और गाड़ी एकदम से सड़क पर जा पलटी। टांगे वाला पीछे बैठा था और वह एकदम से गाड़ी से कूद गया। बाबा साहब घोड़ा गाड़ी समेत सड़क किनारे जा गिरे। इस हादसे में बाबा साहब को काफी चोट लग गई। यहाँ तक कि बाबा साहब के बाएं घुटने की हड्डी में चोट लग गई, जिसका दर्द उनको आजीवन सहना पड़ा। अब घोड़ा गाड़ी आगे नहीं जा सकती। शर्त के अनुसार बाबा साहब ने टांगे वाले को 2 गुना पैसे दिए और अपने कपड़ों और किताबों से भरे सूटकेस को उठा पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े। लहूलुहान हो चुके बाबा साहेब लंगड़ाते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। सांझ ढल चुकी थी। रात का घना अंधेरा अपने पैर पसार रहा था और गांव अभी भी 1 किलोमीटर दूर था। बाबा साहब काफी पीड़ा में थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पैर की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। दर्द से कराहते बाबा साहेब जैसे तैसे अपने घर पहुंचे और कराहते हुए अपनी धर्म पत्नी रमाबाई को आवाज लगाने लगे। बाबा साहेब की कराहने की आवाज सुन रमाबाई अपने हाथों में लालटेन लिए भागे भागे बाहर आई।
उनको ऐसी अवस्था में देखकर रमाबाई ने बाबा साहब से चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ, आप लंगड़ाते हुए क्यों चल रहे हो? बाबा साहब की आंखें नम थी। उन्होंने रूंधे गले से कहा, देख रमा, जिस देश में मैंने जन्म लिया उस देश के लोग मुझसे कितनी घृणा करते हैं, मुझे छूने से भी कतराते हैं, पानी तक को हाथ नहीं लगाने देते, यहाँ तक कि घोड़ा गाड़ी वाला भी मुझे बैठाना नहीं चाहता था। यह कैसा जातिवाद का जहर इस समाज में घुला हुआ है। आज मैं इतने बरसों बाद पराये देश से आ रहा हूँ, वहाँ मेरा कितना सम्मान होता है। जातिवाद की यह भयावह स्थिति विदेशों में मेरे आंखों से शायद ओझल हो गई थी। अपने देश में कदम रखते ही आज फिर उन बेड़ियों ने मुझे जकड़ लिया, जिसकी वजह से आज मेरी यह स्थिति है। विदेश में मुझे डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स की उपाधि मिली। वहाँ के कुलगुरु ने अपना प्रिय और मूल्यवान पेन भेंट दिया है। मेरी विदाई भी सम्मान के साथ की गई और इस देश में मेरा ऐसा स्वागत हुआ जिसकी शायद मैंने कल्पना नहीं की थी। यह सब देख बाबा साहब का मन व्याकुल हो चुका था और तभी वे बोले, जब इस देश में मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों की यह स्थिति है, फिर मेरे समाज के लोग तो अभी बेहद ही बुरी स्थिति में हैं। उसके पास तो ज्ञान और शिक्षा तक का अधिकार नहीं है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो यह मनुवादी समाज मेरे समाज को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रख पैरों तले ही कुचलता रहेगा। जिस तरह से इस देश को जातिवाद की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है, इसको तोड़ने की शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने अनगिनत बार इस तरह की पीड़ा को सहा और यह संकल्प लिया कि वह अपने समाज को वह अधिकार दिलाकर रहेंगे जिससे उन्हें वंचित रखा गया। तो दोस्तों, ये एक मार्मिक क्षण था, एक मार्मिक कहानी थी बाबा साहब के जीवन की। दोस्तों, उस महामानव ने अनेकों बार पीड़ाएं सही, कष्ट सहे, तिरस्कार सहा, लेकिन हम लोगों के लिए वो समाज से भिड़ गए। और दोस्तों, बाबा साहब ने मनुवादी समाज को मथ कर उसमें से अमृत स्वरूप हमारे लिए कुछ अधिकार निकाले। और दोस्तों, ये हर बहुजन का कर्तव्य बनता है कि वो बाबा साहब के बलिदान को यूं व्यर्थ न जाने दे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे भी आपके लिए बहुजन नायक नायिकाओं के किस्से कहानियां हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय भारत।